बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ खबरें भी शामिल करेंगे, आज के मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल कोविड की क्या है, अपडेट भी आप तक पहुँचाएँगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, हदीस चल रही थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर ने 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। 2 मैंने 2 पैगामों में बयान कर दी हैं। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा से, व अहसिन इला जारी का तकुन मुमिना। ए अबू हुरैरा, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया कर, तो पक्का मोमिन हो जाएगा। अगर आप पक्के मोमिन होना चाहते हैं मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। और बहुत अच्छी बात है जी, अपने पड़ोसियों का ज़रूर आपको ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक भी करना चाहिए। सो नाज़रीन, आज हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कोविड की मौजूदा सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और रोज़ाना की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह हॉस्पिटल्स में अब लोड बढ़ता जा रहा है। इस पर आएंगे। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। पहली खबर, ट्रैफिक का बहाव बेहतर करने के लिए टीपा की जानिब से अहम इकदाम। दबाव बढ़ने पर किसी भी सड़क को वन वे करने का प्लान तैयार। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम। महकमा एक्साइज को 12 रोज में 1 अरब का नुकसान। पाकिस्तान में करप्शन का तूफान। पाकिस्तान ने करप्शन में मजीद 16 ममालिक को पिछाड़ दिया। और क्रिमिनल केसेस का फैसला 9 माह में होगा। विफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी। नाज़रीन, तमाम खबरें आप जान चुके हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। तारुफ आपके साथ कराऊंगी। कज़ाफी भट्ट साहब और दुर्र नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? हाल चाल बिल्कुल ठीक है और हम चाहते हैं कि जी सबके हाल चाल ठीक भी रहें। तो हम सबसे पहले आगाज कर लेते हैं। भट्ट साहब, कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहें कोविड कंट्रोल के लिए, जो खास तौर पर हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है और माहिरीन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं हर दूसरे बंदे को ये हो रहा है, जिसको नजला जुकाम है उसको ओमिक्रॉन है। कोई सजेशन दे सकते हैं आप? सजेशन या तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो तो फिर है ना। देखिए, रोज़ाना चीख चीख के कह रहे हैं कि एहतियात बरतें, सैनिटाइज़र मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी, लेकिन किसी को असर ही नहीं हो रहा। इसलिए ये नसीहत जुनसीन अगर कर भी हम देंगे तो ये आप समझे कि वो उस पर अमल कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी भाई मास्क पहने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क। यानी इस पे सजेशन आप मैक्सिमम क्या दे सकते हैं कि आपने एसओपीज़ को फॉलो करना है, ऐसा ही है दुर्र नायाब? देखें, अब सूरत हाल जो ख़राब हो रही थी ना, अब वो बढ़ने के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। कोविड की जो कंडीशन है, वो केसेस जो रोज़ बढ़ रहे हैं अब बिगड़ने शुरू हो गए हैं। हॉस्पिटल में लोड बढ़ना शुरू हो गया है। आए रोज़ मैं ये देख रहा हूँ, कल मुझे इत्तेफाक से डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जो हालात देखी हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ कि वहाँ पे एडवांस ही अब एक रूल अपना लिया गया है कि जो पेशेंट आएगा उसका प्री कोविड टेस्ट होगा। अगर कोविड टेस्ट होगा, पॉजिटिव आ गया तो उसको फिर कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जनरल वार्ड में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट फिर किया जाएगा। तो अब हॉस्पिटल्स जो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने अंदर एसओपीज बना लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हालात हैं, स्कूलों में चले जाएं तो बच्चे दर्जनों के हिसाब से कोविड निकल रहे हैं, हॉस्पिटल में चले जाएं तो डॉक्टर दर्जनों के हिसाब से निकल रहे हैं। आपका पैरामेडिक स्टाफ जिसका अभी आपने रैंडम टेस्ट नहीं किया, वो तो सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वो पेशेंट्स को डील करते हैं करीब जाके, ड्रिप्स लगा के, इंजेक्शन लगा के, सफाई सुथराई के कामों में, वो तो आपके रेशो 50% से ज्यादा निकल आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। खैर, मुझे खबर वाइंड अप करने का कहा जा रहा है जी, आपको इस पर बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, कुछ नया नहीं करना, सिर्फ एसओपीज फॉलो करनी है। बाहर कहीं पे भी जाएं तो जरूर इन चीजों का ख्याल रखें। पहली खबर है, ट्रैफिक का बहाव बेहतर करने के लिए टीपा का अहम इकदाम। दबाव बढ़ने पर किसी भी सड़क को वन वे करने का प्लान तैयार किया गया है और रोजाना एक नई प्रैक्टिस की जा रही है, मैं तो ये कहूँगी।
आपसे आगाज कर लेते हैं दुर्रे नायाब, टीपा ने ये जो इकदाम उठाया है इससे बहाव कंट्रोल होगा? अच्छा देखिए, मजे की बात है, लाहौर में कुछ 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 1.5 करोड़ भी कुछ क्लेम करते हैं, कुछ कहते हैं कि आइंदा 10 सालों में ये 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। और हमारे लाहौर शहर के ट्रैफिक रेगुलेशंस ही नहीं है, हमारे कानून साजी ही नहीं है कि ट्रैफिक को किस तरह बहाव चलाने के लिए हमने कानून साजी, कौन से कवानीन है जिन पे अमल दरामद किया जाए। और अगर हमने बहुत सारी रोड्स को पेडेस्ट्रियनाइज करना है, यानी कि वहाँ पे ट्रैफिक बंद करके वहाँ पे पैदल चलने के लिए लोगों को सहूलत देनी है, तो कोई कानून नहीं है। हमने किसी रोड को वन वे करना है, कोई कानून नहीं है। हमने किसी ट्रैफिक की वजह से कहीं पे हमें किसी भी रोड पे किसी भी कम वक्ती औकात के लिए अगर किसी भी रोड की ट्रैफिक को बहाव को सर्कुलाइज करना है, हमारे पास कोई कानून नहीं है। जहाँ कवानीन है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कहाँ होता है दुर्रे नायाब? हमारे चिंची मोटरसाइकिलें, रिक्शे जो गैर फितरी किस्म की जिसे मैं ट्रांसपोर्ट कहता हूँ, उसके रजिस्ट्रेशन का कोई अमल नहीं है, कोई पकड़ तकड़ नहीं है। हमारे अंदर ये भी ट्रैफिक सेंस मौजूद नहीं है कि जहाँ पे ऑरेंज लाइन चल रही है, नीचे आपकी स्पीडो बस चल रही है, उसके साथ वैगनें चल रही हैं, उसके साथ चिंकियाँ चल रही हैं, बिल्कुल। आपने मल्टीपल चॉइस पे तो खुद ही रश डाला हुआ है। आपने लोगों को उस तरफ धकेला ही नहीं कि लोग एक रोड पे एक ट्रैफिक को फॉलो करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक रोड पे एक होनी चाहिए। जहां मेट्रो बस चले वहां पे लोकल बस नहीं चलनी चाहिए, जहां लोकल बस चले वहां पे दूसरी देखना चाहिए कि कोई नहीं है। आपको पब्लिक जो आपके पास सवारियां हैं उसको आपको मल्टीपल उसके फैलाना चाहिए शहर के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई कानून साजी नहीं। अब टीपा ने कानून साजी बनाने के लिए ये इख्तियारात शुरू कर दिए अपने इस्तेमाल करना, और रेगुलेशंस बनाने के लिए ये TORs जो हैं ये किए गए हैं। इसमें किसी भी वक्त शहर की किसी भी रोड को दबाव के तहत वन वे किया जा सकेगा। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वन वे करने से ज्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे? नहीं होता है, पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाएंगी। मुझे याद है मैं 2016 में अमेरिका गया तो उस वक्त भी बहुत सारी रोड्स को मैंने देखा कि वो वन वे थी, और स्कूल के औकात में लिखा हुआ था कि सुबह 8 से 9 बजे तक, फिर उसके बाद 11 से 12 तक, और फिर शाम को जब आप ऑफिस से निकलते हैं इतने बजे तक ये रोड्स वन वे रहेंगी। और वहाँ के रहने वाले ये प्रॉपर एक तरीके कार है ना, बताया जा रहा है लोगों और को वहाँ पहले। के आने वालों को पता था कि अब हमें इतने बजे यहाँ नहीं जाना। अच्छा, वहाँ पे एक और भी प्रैक्टिस की जा रही थी कि कुछ रोड्स को पार्किंग फ्री कर दिया गया था। सही कि जी अब यहाँ पे पार्किंग जो है वो आप कर सकेंगे दूर, और वहां से वॉक करके पैदल आके मेन रोड्स पे आ सकेंगे। कुछ रोड्स को पार्किंग के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया गया था कि कुछ रोड पे पार्किंग नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारे लिए इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी पार्किंग जो है वो सड़कों पे हो रही है, सड़कों का जो दबाव है वो कहीं और शिफ्ट हुआ हुआ है, और जो पैदल चलने वालों के लिए आपके फुटपाथ है उन पे इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट सब क्या कहेंगे, इससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सकेगी ये जो नया प्लान टीपा के? देखिए, मेरी नज़र में तो अच्छा प्लान है, लेकिन जिस तरह दुर्रे ने बताया कि जिस तरीके से बाहर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, अगर ये उस तरीके से करें जो कि नहीं हो सकेगी, कि जी इस जो टाइम ड्यूरेशन है आपके इस रूल्स को कौन फॉलो करेगा? आपके रूटीन के अंदर जो है ट्रैफिक का बहाव इतना ज़्यादा है, और फिर आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो वार्डन्स खड़े किए हुए हैं, क्या उनकी ये ट्रेनिंग है? बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग नहीं है। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ एक ही है दुर्रे, आप इत्तेफाक करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग सिर्फ चलान करने की है। अभी भी आप बाहर रोड्स पर निकल जाए, अभी भी आज आपको हर तरफ जो है ना वो वर्दियों में पहने 6-6, 7-7 लोग खड़े नजर। अच्छा, बट साहब और दुर्रे नायाब ये बताइएगा, जरूरी नहीं है कि पहले इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो? टीपा में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आजकल ये किया कि 4 बजे के बाद तमाम मैं यही बात कर रहे हैं, वो होता है ना कि हुनकी करिए तो कहते जी इशारे बंद कर दो। वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपस की इनकी कोऑर्डिनेशन होगी नहीं। देसी हल निकाल रहे हैं, कहीं पे इशारे बंद कर रहे हैं, कहीं पे आप वो बैरियर्स लगा के कट्स बंद कर रहे हैं, कहीं रास्ते बंद कर रहे हैं। आप जाके शाम के बाद हालात तो देखें लाहौर शहर का क्या हाल हो जाता है। और ट्रैफिक पुलिस ठीक है बहुत अच्छा मुनज़्ज़म काम कर रही होगी, लेकिन वार्डन्स का रवैया टूवर्ड्स अवाम और अवाम का रवैया टूवर्ड्स वार्डन, ये कौन बदलेगा? इस कल्चर पे कौन सा काम कर रहा है? कौन एजुकेट कर रहा है इनको कि इनके अंदर तहम्मुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, अपनी लेन्स में रहना चाहिए? ये आप नहीं कर सके। आपको याद है कि इन्होंने कहा था कि जी हम नहर पे एक बस की लाइन अलहदा बनाएंगे, फिर लिबर्टी के अंदर एक प्रैक्टिस की गई, माल पे किया गया। अब बताएं उसका क्या रिजल्ट आया? मैं वही तो कह रही हूँ ना, किसी में कोऑर्डिनेशन है नहीं, आपस में मिलजुल कर अगर ये तमाम चीजें प्लान नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से ये सिस्टम यहाँ पे सिर्फ 2 हाल है कि जी मेरा काम था नहीं मैंने किया तो वो आपका काम था, हाँ। और अगर आपका काम नहीं था तो आप फेल हो गए, आप दूसरों के गले में डाल दें और कह दें जी हम तो काम कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? फलां है। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कोई नहीं ना आना। इशू ये है कि जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। जिसका जो काम है ना, हमारा प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा और दूसरों पे जिम्मेदारी जो है वो डाली जा रही है। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम हो गया। इससे पहले भी जितने सिस्टम खैर महकमा एक्साइज के थे नाकाम ही हुए हैं, तो ये एक सिलसिला था, ये ऐसे ही चलना है। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम। महकमा एक्साइज को 12 रोज में 1 अरब का नुकसान हुआ है। बट सब क्या कहेंगे, ये बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम होने की वजह कुछ समझ आई? देखें, इसकी बिल्कुल वाजे जो वहाँ पे माफिया बैठा हुआ है बाहर, वो किस ना ये चाहेगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर जो है वो गाड़ियों की ट्रांसफर ऑनलाइन सिस्टम होने से तो कहते हैं चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और आपके माफिया का एजेंट माफिया जो बाहर है उसका बिल्कुल ये नाकाम करने की बुनियादी वजह ही यही है कि जो बाहर माफिया बैठा हुआ है उसकी दिहाड़ी किस तरह लगेगी, जो अंदर बैठे हुए उनकी दिहाड़ियाँ किस तरह लगेगी। अगर ये हो जाता है नाकाम करने वाले भी फिर मेरे ख्याल से अंदर ही मौजूद हैं। लाजमी बात है कि जो लंका है वो अपने लोग ही ढाते हैं, तो जो अंदर लोग बैठे हुए वो लाजमी इनके साथ मिले हुए होंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, क्या पहले तो ये चीज़ है कि क्या एक्साइज ने इसके ऊपर पहले एक्सरसाइज की? एक्साइज ने बिल्कुल नहीं की होगी। इन्होंने ला के आप वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक्साइज अब तक जितने भी अपने नए सिस्टम नई चीजें लेके आए वो सब की सब नाकाम होगी, सब की सब नाकाम हुई है। तो अब इसको भी नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इदारे के जो अच्छे अफसरान हैं, अच्छे लोग हैं, उनको खड़े होना चाहिए और इस सिस्टम को कामयाब होना चाहिए, ताकि जो फेक रजिस्ट्रेशन है, जाली रजिस्ट्रेशन जो हो जाती है, इसका खात्मा हो सके और इस माफिया का स्पेशली खात्मा हो। अच्छा, कज़ाफ़ी भट्ट साहब की इस बात में बहुत वजन है कि आपको कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको उसकी एक मॉक एक्सरसाइज करनी होती है। आप उसको हफ्ते का लें, 10 दिन का लें, आप एक महीने का लें, एक्सपेरिमेंट तो करके कोई एक डिपार्टमेंट उठा लें, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उठा लें और 10 दिन के अंदर आप एप्लीकेशंस लेके उसको प्रोसेस करके देखें तो सही आपको क्या रिजल्ट आता है। और जितने पैसे टाउट माफिया कमा रहा है, अगर एक रजिस्ट्रेशन पे फर्ज करें वो 10,000 रुपये इजाफी कमा रहा है, बहुत मामूली बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही कमा रहा है, तो वो पैसा कहीं तो जा रहा है। अगर टाउट माफिया अपनी जेब में रख रहा है तो अंदर बैठे अफसरान को भी दे रहा है। अगर फाइलें मैनुअली डील होना बंद हो जाएंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो अंदर बैठे अफसरों का होगा। आपने कौन सी एक्सरसाइज की, आपने कौन सा काम किया, आपने ई पे कितने चालान को शिफ्ट करके देखा इस्लामाबाद की तर्ज पे? बिल्कुल सिफर हरकत है। मैं कल एक सेक्रेटरी साहब के पास बैठा था, वो डीजी पासपोर्ट भी रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे प्रोसेस समझाया कि मॉक एक्सरसाइज कितना ज़रूरी होती है। कि पासपोर्ट्स पहले फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए उन्होंने 20 दिन के लिए एप्लीकेशन तलब की, 20 रोज़ का डाटा उन्होंने 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करके ख़त्म किया, उस पर ई ट्रांसफ़र लागू की, उस पर डबल फीस लागू की, और जो टाउट बाहर बैठ के अर्जेंट पासपोर्ट के नाम पे 10,000 रुपये इजाफी ले रहा था, वो पैसे जो हैं वो बंद हो गए। अब लोग भी तो देखें, आप लोगों को कुछ देंगे तो वो टाउट की तरफ जाने से गुरेज करेंगे ना। अगर वो घर बैठे अपने ऑनलाइन अकाउंट से ई पे करके फीस दे दें, अपना जो आपका टाइम है पासपोर्ट का, वहाँ पे आके फ़ौरन पासपोर्ट जमा करा के 2 दिन बाद पासपोर्ट अगर उनको मिल जाए और थ्रू SMS उनकी कॉरेस्पोंडेंसी चलती रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नाकाम हो सकता है। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। बुनियादी तौर पे इशू यही आता है ना कि इदारा आपको दे क्या रहा है। जब आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो जब आप उनको यानी कि आप उनको कहेंगे जी कि हफ्ते बाद मिलेगी, 2 हफ्ते बाद मिलेगी, तो लाजमी बात है कि उस बंदे ने जिसने गाड़ी की ट्रांसफर करवानी है वो तो फिर रजू करेगा ना, जो बाहर माफिया बैठा हुआ है। जल्दी चाहिए तो वो फिर माफिया, और फिर उसके अंदर एक्सेस आपने इस तरह रखी हुई है जैसे कि पता नहीं आप किसी असला डिपो में बैठे हुए हैं कि यार कोई बंदा अंदर जाके इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। आप कॉरेस्पोंडेंसी का कोई वे आउट ही नहीं दे रहे, आप कोई मैसेजिंग, कोई SMS सर्विस ही नहीं दे रहे, किसी को पता ही नहीं है। तो जो बाहर बैठा टाउट माफिया करता है वो आपकी मजबूरियों से फायदा उठाता है। वो आपको अगर 4 दिन के अंदर चाहिए, आपको प्लेट चाहिए, कार्ड चाहिए, तो वो फायदा उठाता है। इस चीज से आप एग्री करेंगे? यही टाउट माफिया कहते हैं कि अंदर बैठे अफसरान को भी वो मंथली दे रहे होते हैं, उनका हिस्सा भी उनको मिल रहा होता है। आपके मेरे कहने पे सिफारिश के बाद जो चीज निकल सकती है वो वैसे क्यों नहीं निकल सकती ना, आप सिर्फ इसी को देखें। अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, 12 रोज में क्या वाकई 1 अरब का नुकसान हुआ है? एग्जैक्टली जी, बहुत बड़ा फ्लो है, बहुत बड़ा इसका वॉल्यूम है अप्लाई करने का। पूरे पंजाब भर के एक्साइज को अगर आप कैलकुलेट करें तो 100% मैं कहता हूँ 12 अरब की जो बात की जा रही है, शायद इससे भी ज्यादा होगा नुकसान। और ये नुकसान मामूली नुकसान नहीं है, ये तो इतने दिनों के अंदर कैलकुलेट किया है। इसके अलावा जो आपके बाकी मामला रुके हुए हैं, जिसमें आपके एक्साइज की प्रॉपर्टी के टैक्सेशन के मामला हैं, दीगर मामला हैं, आप उसको एक साइड पे रख दें। ये तो सिर्फ मोटर व्हीकल के नुकसान है, लेकिन एक्साइज के और भी फंक्शंस हैं। तो उसमें जो डिले आ रहे हैं, उसमें जो लोगों को मुश्किलात आ रही है, जो ऊंच नीच होती है, पहले उसको 10 लाख का टैक्स भिजवाया जाता है प्रॉपर्टी का, फिर वो 2 लाख पे आ जाता है, फिर और दे के रिश्वत दे के कोई 1.5-1 लाख के दरमियान बात तय कर ली जाती है, और आपके एक्साइज इंस्पेक्टर इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अभी तो उस चैप्टर को छेड़ा ही किसी ने नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो मोटर व्हीकल पे बात ये है कि हर दिन में आप सिर्फ लाहौर शहर से उठा लें, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सिर्फ 1 अरब का जो 80 करोड़ का नुकसान जो लाहौर शहर का होगा, बिल्कुल जितना बड़ा वॉल्यूम। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे खबर को वाइंड अप करना है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और कल से तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही खबर गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान में करप्शन का तूफान, पाकिस्तान ने करप्शन में मजीद 16 ममालिक को पिछाड़ दिया है। जी भट्ट साहब, 16 ममालिक को हम बीट करके देखें हम कहाँ पे पहुंचे हैं। बीट भी किस पे की है जी करप्शन? तो फिर क्या हुआ, देखे ना, हमने मानने नहीं, हमने मानने ही नहीं, हमने ना रिपोर्ट माननी है, देखे ना, ये वही रिपोर्ट बनाने वाले हैं जिनके हवाले प्राइम मिनिस्टर साहब और पीटीआई के जितने सरकर्दा लीडर्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सब देते थे कि जी देखें जी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए और ये हम 16 ममालिक को चित करके सबसे आगे पहुंचे हैं। महंगाई में हम आगे पहुंचे हैं जी, ऐसे ही है दुरे, ठीक है जी। हम करप्शन में भी आगे पहुंच के हम नए नए रिकॉर्ड कायम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम किसी रिकॉर्ड के अंदर पीछे न रहे। और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अगर उसके अंदर कोई आए तो सरे फहरिस्त हमारा नाम तो आएगा ना इस मामले के अंदर। करप्शन कौन सा नहीं, अफसोस हमें भी है, लेकिन हम शहरी है ना। मसला ये है कि ये हमारे ही पैसे हैं, हमारे ही पैसे हैं। पीटीआई के अपने लोग रिकॉर्ड पर मौजूद है जो ये कहते थे कि हमारी हुकूमत आई है, हमारी हुकूमत आने के बाद करप्शन कम नहीं हुई लेकिन रेट बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पीटीआई के अपने लोग अब भी कहते हैं, और हुआ भी इसमें कोई ऐसी नहीं है बात। जो पहले रिश्वत का म्यार था, मतलब हम तो वो इदारे करते हैं सरकारी बैंक में जिसके अंदर लोगों का हर दिन वास्ता पड़ता है, उसके अंदर जो अगर लाख रुपए रिश्वत देके काम होता था, आज 5 लाख रुपए की रिश्वत देके काम हो रहा है। हालात तो ठीक हैं, और इनके मुशीरान के हमने कल बयान सुने, काश चलाते आज, तो मैं आपको कहता कि जी ये सुने जी कि हमने मानना ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन स्टेट के डिपार्टमेंट्स भी आके अगर कह देंगे लेकिन ना, वो कुछ तो नारे प्राइम मिनिस्टर साहब के आपको कंटेनर्स वाले याद हो, मुझे अच्छी तरह दिल पे लिखे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को किस तरह लहराया करते थे, और वो कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब की करप्शन देखें, नवाज शरीफ साहब की करप्शन देखें, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल पड़ी है। तो भाई अब भी अगर वो बोल पड़ी है, चौथे साल में जाके उनको ख्याल आ ही गया आपकी रैंकिंग करने का, तो उसको ऑन करें। अच्छा, आप ये देखें, आपने करप्शन के सारे इल्जामात लगाए। मैं नून लीगिया नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ। आपने जितने करप्शन के इल्जामात लगाए साबका हुकूमत के ऊपर, आपके जो मशीर एहतसाब थे रिजाइन दे गए, और मुझे मालूम है कि वो रिजाइन उनसे लिया गया है, किसने लिया है ये दुरे भी बेहतर जानता है, लोग ज्यादा अब बेहतर जानते हैं। एक भी केस के अंदर वो साबित नहीं कर सके कि किसी भी मंसूबे के अंदर कोई करप्शन हुई। पंजाब असेंबली के अंदर आपने जितना रिकॉर्ड पेश किया मेट्रो का, उसके अंदर एक धेले की करप्शन दो दफा रिपोर्ट कर, और खुद आपके क्वेश्चन आवर्स के अंदर आपका मिनिस्टर तस्लीम कर रहा है कि इसके अंदर कोई करप्शन नहीं हुई और ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है ऑनेस्टली, और जहां करप्शन हुई उसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। अच्छा, ये रवैया हुकूमत का है। और कल मैं एक और मुशीर साहब की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि आपको नहीं पता कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इकोनॉमिक हेड है पाकिस्तान में, वो कौन है। अच्छा, आप उसकी बायोग्राफी निकाल के देखें तो आपको पता लग जाएगा कि इंक्लाइन रिपोर्ट हो सकती है जी। आप यार, मैं कहता हूँ कि कोई कितना भी किसी का ताबेदार होगा, कोई कितना भी किसी का रिश्तेदार होगा, इदारे ऐसे नहीं खड़े होते। पाकिस्तान में भी कुछ मुनज़्ज़म इदारे हैं, हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं जो किसी का सुख बर्दाश्त नहीं करते। उनके अंदर एक सिस्टम चलता है, बंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसी पे, अपने सिस्टम पे, अपने ग्रिप पे खड़े रहते हैं। ये नहीं होता कि मैं आके जाके ना मैं एक अपनी नई पॉलिसी बना दूंगा। बात आप किसी को पॉलिटिसाइज करें तो इतना भी ना करें कि हंसी आनी शुरू हो जाए। अब कल देखिए, कौम को इससे नहीं कुछ गर्ज के क्या है क्या नहीं, कौम को इससे कोई नहीं लगता कि जी करप्शन कितनी ज्यादा हो गई है। वो पहले ही रोटी की जंग लड़ रहा है, और जो बंदा भूख और अफलास की जंग लड़ रहा होता है ना, वो इनके इस तरह के हीले बहाने, जस्टिफिकेशन, इन पे यकीन नहीं करता। देखें दुरे अना, ये जो कैमरा है ना, ये जो कैमरा है ये बड़ा बेरहम है, बड़ा बेरहम और सेल्फिश किस्म का है। ये आप जो कहते हैं ना, जो आपने कहा होता है, जो आपने किया होता है, ये सब रिकॉर्ड कर लेते, और इसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उसके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। वाकई कैमरा रिकॉर्ड करे ना करे, लोगों के दिमाग में हर चीज रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अगर ज़हन में होता ना तो इन्होंने वो इमरान खान साहब की जो बातें शायद निकाल के ले आनी थी, क्योंकि वो ओपन है, देखिए ना, सर्च करें तो ट्रांसपेरेंसी। मैंने इसीलिए कहा ना, ये बड़ा बेरहम है, इसने हर चीज रिकॉर्ड की हुई है, और ये आपके मुंह के ऊपर तमाचे मारता है कि भाई आपने इस वक्त में, इस टाइम पर आपने ये बात की थी।
आपने ये कहा था, आपने ये इल्जाम लगाया। अच्छा, 2018 से पहले ना यही बता रहे थे कौम को कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कितना अहम महकमा है और कितनी अहम रिपोर्ट्स उनकी मैटर करती हैं। और आज ये 2021 में 22 में यही लोगों को बता रहे हैं कि नहीं जी, वहाँ पे भी लोग बैठे हैं और वो रिपोर्टें अपनी मर्जी से बना लेते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तो इनके भी कहीं तो खड़े हो जाओ। और जवाब जो दिए जा रहे हैं वो इंतहाई मुज़ाहिका खेज है। खैर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और खबर यह है, क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में होगा। विफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी दे दी है। दुर्ने, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, क्रिमिनल लॉ की मंजूरी देना तो अपनी जगह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे जब हम जगह पे बातों की आते हैं, और हम ये अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन में हमारा मेरा ख्याल मुल्क जो है वो नीचे से शायद पहले या दूसरे नंबर पे हर सेगमेंट जितने भी, अगर हम उसकी भी रैंकिंग करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे मुल्क में होती है ना, तो हम, मेरा ख्याल है वो नीचे से कुछ दूसरे चौथे नंबर पे होंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क में नहीं होती। हाँ। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कवानीन मौजूद है, उसको कमाल हम बना भी रहे हैं, कवानीन हैं भी, चल भी रहे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वही होता है जो कल एक अदालत ने एक प्रोजेक्ट के हवाले से फैसला किया कि जो पूरा इम्प्लीमेंट ही उल्टा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इम्प्लीमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आपके अफसरान को, आपकी ब्यूरोक्रेसी को, आपकी तमाम तर जो लीगल आपके प्रोसिक्यूशन के अफसर हैं, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको अब अपग्रेडेशन होने की ज़रूरत है। कानून और कानून पे अमल दरामद और कानून की आगे इस्तिलाह किस तरह से बयान की जाती है, इनमें फ़र्क होता है। अगर एक मौजूद अदालत का फैसला सुनाया जाना और जो लिखा आता है उसकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हम भी इतना एहतियात बरतते हैं कि किसी फैसले को कानूनी हैसियत से उस पर बात करने से पहले उसकी इंटरप्रिटेशन को गौर करें कि आखिर मौजूद अदालत ने क्या कहा, और इस पर जब अमल दरामद किया जाएगा तो क्या होगा। हमारे मुल्क में क्रिमिनल लॉ की, कानून की बहुत अशद ज़रूरत थी। हमारे यहाँ कत्ल के केसेस, अगवा बराए तावान के केसेस, ज़्यादती के और जितने भी आपके ये ATS एंटी टेररिस्ट के जो केसेस हैं उसके अंदर बहुत बड़ा गैप देखा जाता है। उनकी समातों को तवील देखा जाता है। उसके अंदर जो हरबे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जो एक्यूज के आप बुखला कह सकते हैं, जो भी कानूनी बारीकियां और पेचीदगियों का फ़ायदा उठा के उसमें मुल्जिम को जो रेमेडी दिलवाते हैं, आपको उनको लूप होल्स को बंद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस क्रिमिनल लॉज के अंदर उन लूप होल्स को बंद किया जाएगा, लेकिन क्या आपके लीगल ऑफिसर सरकारी तौर पे, आपके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या उनके अंदर अपनी विल मौजूद है कि वो इसके अंदर जाके लड़ें और रियासत के जो कवानीन है उसकी खातिर खड़े हो जाएं, रियासत की कवानीन पे अमल दरामद करें, रियासत के लिए किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई भी सेटलमेंट ना करें। अच्छा, जो इधर माफिया मौजूद है उसको भी व्हाट्सएप कंट्रोल किए बगैर आप इन कवानीन को मेरे नहीं ख्याल कामयाब बना सकते हैं। देखिए, आप दुरे वाली बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप जितने मर्जी लॉ बना दें, हमारे पास लॉ, हमारे लॉ पहले भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। मैं अब आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अभी इस्लामाबाद के अंदर वो जो नूर मुकद्दम केस चल रहा है, अब वो आप उसके अंदर देख लें कि उसके अंदर जो तफ्तीशी अफसर से क्वेश्चन आंसर्स किए गए, उसको ला के बाहर किस तरीके से पेश किया गया। यूं लगा कि जिस तरह जिसने मर्डर किया है वो बेगुनाह साबित हो बिल्कुल रहा ऐसे। बट सब हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर ने, आप आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और उसके बाद आप हेडलाइंस जानिए, हम दोबारा से हाजिर होंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं शहर में जारी पोलियो मुहिम के हवाले से, जिसका आज तीसरा रोज़ है। तो इस पोलियो मुहिम की डिटेल्स हम जानेंगे कि आया कितने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे इस मुहिम के दौरान पिलाए जाएंगे, क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और इससे कबल जो मुहिम चलती है उससे किस तरह से डिफरेंट है, और कामयाबी के लिए कितनी पुरअज़्म है हमारी ये पूरी टीम जो कि पोलियो के हवाले से काम कर रही है। आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी आज के मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ पोलियो प्रोग्राम है सुंदस इरशाद हमारे साथ मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, पोलियो मुहिम जो चल रही है आज तीसरा रोज है, क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, कितने बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और इस पूरी मुहिम को किस तरह से डिजाइन किया गया है?
जी थैंक यू सो मच। हमारी कैंपेन जो है इस साल की पहली कैंपेन कंडक्ट की जा रही है जो 24 तारीख से शुरू की गई है और 28 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें हमारा टोटल टारगेट जो है पंजाब में दैट इज़ अराउंड 70 लाख बच्चे जिनको हमने कतरे पिलाने हैं और इसमें 9 अजला शामिल हैं पंजाब के, जिसमें लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद और साउथ पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं विच आर हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स। और इसमें लाहौर का पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन हमारे पास 15 लाख बच्चों का टारगेट है जिनको हमने कतरे पिलाने हैं। एंड इस कैंपेन को हमने पर्टिकुलरली इस तरह डिज़ाइन किया है क्योंकि वी नो कि कोविड की सिचुएशन भी है, प्रॉपर हमने ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं उसके ऊपर, SOPs के ऊपर टीम्स को ट्रेन किया गया है ताकि बच्चों की हिफाजत कोविड के हवाले से भी हो और एक प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके कतरे पिलाए जा सके। अच्छा सुंदर, ये भी कहिएगा कि आज तीसरा रोज है और 2 दिन में कितने बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं अब तक इस मुहिम में? क्या आप देख रही हैं कितनी कामयाबी हासिल हो चुकी है? क्योंकि बच्चे स्कूल्स भी जा रहे हैं, अब आपको बड़ा टाइमिंग वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो किस तरह से सब प्लान किया गया है? जी, आपने जिस तरह बताया आज तीसरा रोज है, ये हमारी कैंपेन बड़ी अच्छे तरीके से जारी है, बड़ा इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब तक हमने अपने टारगेट में से जो 2 दिन में कवरेज की है वो 61% तकरीबन कर ली है, विच इज़ अराउंड तकरीबन 43 लाख बच्चों को कवर कर चुके हैं ओवरऑल पंजाब में जो हमारे 9 अजला हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें तो उसमें भी हमने 10 लाख बच्चों को अब तक कवर कर लिया है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। पेरेंट्स की तरफ से हमें बड़ा अच्छा एक इसमें ताउन रहा है इस दफ़ा कैंपेन में भी। स्कूलों में भी जिस तरह आपने बताया हमारी टीम्स प्रॉपर हम लोग यही प्लान आउट करते हैं कि कुछ टीम्स ने स्कूल्स में जाके कवर करना होता है, बाकी घरों में जाके इंश्योर करती हैं कि बच्चे अगर मिस आउट हैं तो दे हैव टू गो टू द हाउसेस और उधर कवरेज करें। तो कैंपेन में अभी तक बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और अच्छे तरीके से हमारी कैंपेन अच्छा, जैसा कि आपने कैंपेन के रिजल्ट्स बताए, मुझे बताइएगा कि पोलियो की मुहिम हमने देखा कि बार शुरू की जाती है, ये साल की पहली मुहिम है, इससे पहले भी हम देखें तो बार पोलियो की मुहिम शुरू की जाती है। इस मुहिम को डिफरेंट किस तरह से आप देखती हैं, क्या प्लान है और आप क्या समझती हैं कि ये मुहिम आपको कामयाब होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि पहली मुहिम है और इट हैड टू बी डिफरेंट इन अ सेंस कि हम लोगों ने अपनी पिछला पूरा हमने साल देखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है पंजाब में, पोलियो के हवाले से एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस कैंपेन में हमने यही इंश्योर किया कि हम अपनी क्वालिटी को जरूर मेंटेन करें। हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए हैं पोलियो के हवाले से, बट नाउ द चैलेंजेस कि हमने उसको मेंटेन भी करना है। तो कैंपेन क्वालिटी के ऊपर हमने बहुत एम्फेसाइज किया है। हमने प्रॉपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई हैं जहाँ पे हमें लगा कि गैप्स कहीं हमें नजर आए पिछली कैंपेन्स में, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी के हवाले से हमें कोई गैप्स नजर आए, कुछ एरियाज में हमें कहीं गैप नजर आए, तो हमने इस दफा इंश्योर किया कि प्रॉपर माइक्रो प्लानिंग हो, टीम्स ट्रेनिंग प्रॉपर कंडक्ट की जाए, इवन कि सोशल मोबिलाइजेशन प्रॉपर की जाए, पेरेंट्स को आगाह किया जाए ताकि हमें इस तमाम मुहिम के दौरान सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या है, किस पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली अभी अगर हम इस कैंपेन की बात करें तो आप वेदर भी देखें कि एक काफ़ी ठंड का मौसम है जिसमें हमारी टीम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दे हैव टू गो हाउस टू हाउस। सिर्फ लाहौर की बात नहीं, कि हम अपने साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट देखें, वेरी हार्ड टू रीच एरियाज, उसमें इस वेदर में दे हैव टू गो टू एवरी हाउस। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जिसमें हमारी टीम्स बहुत अच्छे तरीके से उसको निभा भी रही हैं और फिर भी दे आर इंश्योरिंग कि वो हर घर में जाएँ और हर बच्चे को कतरे पिलाएं। बट नाउ द चैलेंजेस के पेरेंट्स को भी इतना ही ताउन करना चाहिए, दे हैव टू सी कि हमारी टीम्स दे आर पुटिंग इन ऑल एफर्ट्स कि वो हर घर घर जाके कतरे पिलाएं। तो पेरेंट्स भी उतना ही ताउन करें और अपने बच्चों को खुद इंश्योर करें कि बच्चों को जरूर हिफाजती कतरे पिलाएं। अगर टीम नहीं आ रही तो हमें बताएं कि कहाँ टीम ने मिस आउट किया है, सो वी कैन अगेन इंश्योर दैट वी कैन रीच आउट टू एवरी हाउस। सुंदर से भी बताइएगा, हुकूमत कितनी संजीदा है पोलियो मुहिम को लेकर, इसको मौसर बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या एफर्ट पुट की जा रही है? आप तो इसको लेकर चल रहे हैं, हुकूमत का इसमें रोल बताइएगा क्या है? आई थिंक डेफिनेटली हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तो ये कैंपेन्स कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगर पिछला पूरा साल देखें तो हुकूमत ने ही इसको लीड किया है। चीफ मिनिस्टर साहब इसका खुद बहुत पीरियडिकली रिव्यू करते रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है, मैडम मिनिस्टर हर कैंपेन का खुद रिव्यू करती हैं, बिफोर द कैंपेन, आफ्टर द कैंपेन, जहाँ पे उनको गैप नजर आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी कहा जाता है। हर दफ़ा कैंपेन के रिव्यू के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स में उस हिसाब से तब्दीली भी की जाती है कि ये अगर हमें कोई इशू रहा तो अगली दफ़ा वो ना आए। तो कैंपेन में डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो ये कंडक्ट की ही नहीं जा सकती। फिर अगेन इसमें रोल हमारा पोलियो वर्कर्स का बहुत अहम है। पोलियो वर्कर्स जिस एक डेडिकेटेड तरीके से कैंपेन को कंडक्ट करते हैं, मौसम गर्मी हो सर्दी हो, दे इंश्योर के दे हैव टू रीच आउट टू एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा एफर्ट तो उनकी होती है। सुंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को एंड पे?
आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सिर्फ एक ही मैसेज है टू ऑल द पेरेंट्स कि हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, बट नाउ द चैलेंज इज इवन मोर हार्डर। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा कोई भी बच्चा मिस आउट ना हो। वी ऑल्दो हैव पिछले 7 महीनों से हमारा कोई इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन जस्ट टू सस्टेन दैट हमें इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा किसी भी कैंपेन में मिस आउट ना हो। इस साल में हमने अपनी 6 कैंपेन्स प्लान की हैं, ये पहली कैंपेन है और इसको सक्सेसफुल डेफिनेटली पेरेंट्स के ताबन के बगैर नहीं बनाया जा सकता। तो वो ज़रूर इंश्योर करें कि अपने बच्चों को हर कैंपेन में 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल, और ये 2 कतरे ही आपके बच्चों की ज़िंदगी के जो है उसकी जामिन है। आपको इन 2 कतरों को ही जो है वो इंश्योर करना है। जहाँ कहीं पोलियो टीमें जा रही हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी अच्छा सलूक कीजिए। वो लोग भी, जैसा कि सुंदस ने बताया, कि मौसम की सख्तियों के बावजूद अपनी ड्यूटीज़ निभा रही। थैंक यू सो मच सुंदस एंड गुड लक। नाज़िन, पोलियो में है क्या, इसके वजूहात, इसके पस पर्दा क्या हैं, क्यों ये बीमारी हो जाती है और ये 2 कतरे कितने ज़रूरी हैं, किस तरह से महफूज रख सकते हैं आपके बच्चों को, साथ ही साथ वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। पोलियो वैक्सीन जो है, अक्सर लोग जो है अभी भी डिनाइल मूड में होते हैं, जी पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि पोलियो असल में है क्या, पोलियो का मर्ज आया क्यों लाहक हो जाता है, बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या वाकई जो कहा जाता है कि उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं पोलियो से मुतासरा बच्चे, और ये 2 कतरे किस तरह से ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं। क्योंकि जब कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चा जो है वो इस बीमारी का अगर शिकार हो जाता है तो जी पूरी ज़िंदगी के लिए इसका ना तो कोई इलाज रहता है और पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चा जो है वो अपाहिज हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये 2 कतरे वाकई महफूज बना सकते हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये पोलियो असल में है क्या? जी, पोलियो बच्चों में पाई जाने वाली एक बड़ी मुहलक बीमारी है जो आम तौर पर 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, और ये एक मुतद्दी मर्ज़ है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होता है। आम तौर पर ये इसका जरासीम जो है मुंह के रस से दाखिल होता है और बच्चे के जो पखाने के ज़रिए खारिज होके और सीवरेज में चला जाता है, और इससे फिर मक्खी के ज़रिए या दूसरे कोई पीने के पानी में अगर ये मिक्स हो जाए सीवरेज का पानी, तो जो बच्चे ये पानी पिएंगे तो उनमें ये बीमारी होने का ख़तरा होता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी इस लिहाज से है कि ये एक तो छोटे बच्चों को मुतासर करती है, दूसरा इसमें उम्र भर की माजूरी जो है हो सकती है, और अगर 200 बच्चों को ये बीमारी हुई है तो उसमें से इम्कान है कि कम से कम एक बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि अगर सांस के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएं तो उससे मौत वाक़ई हो जाती है। सही। तो असल में पोलियो क्या है ये तो बता दिया डॉक्टर साहब, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जी, बचाव तो नहायत आसान है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसकी एक बड़ी मुअस्सर और सेफ़ वैक्सीन मौजूद है, और जो हमारे एक रूटीन का जो EPI प्रोग्राम है उसमें भी शामिल है। और पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके बच्चे को हम कहते हैं कि इमीडिएटली उसको 2 कतरे पोलियो के पिलाएं, और उसके बाद 6 हफ्ते की उम्र में, फिर 10 हफ्ते की उम्र में, फिर 14 हफ्ते की उम्र में ये पोलियो के कतरे रूटीन में पिलाए जाते हैं। उसके साथ साथ 2 पोलियो के इंजेक्शन भी आप दिए जाते हैं, एक 14 हफ्ते की उम्र में और एक 9 माह की उम्र में। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि हर साल जो पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाई जाती हैं, इसमें वो टीमें घर घर जाकर भी तमाम 5 साल तक के कम उम्र बच्चों को ये पोलियो की वैक्सीन पिलाती हैं। तो ये इसका वाहिद हल जो बचने का है बच्चों के लिए, वो इसको पोलियो के 2 कतरे पिलाने हैं। यानी इसका एक वाहिद हल है कि आपने अपने बच्चे को हर सूरत पोलियो के 2 कतरे पिलाने ही हैं। बहुत सारे लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलाते अपने बच्चों को, अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जी, वो असल में बहुत सारी लोगों के जहन में वसवसे या इस तरह की तोहमात होती हैं कि शायद हमने ये कोर्स कंप्लीट करवा लिया है तो हमारा बच्चा महफूज है, हम इसको बार बार कतरे क्यों पिलाएं। लेकिन जैसा कि आपके इल्म होगा कि अब ये बीमारी जो है दुनिया भर से ख़त्म हो चुकी है, सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ इसके केसेस पाए जा रहे हैं। तो ये इसको हम कहते हैं इरेडिकेशन फेज़ में, दुनिया से इसका जरासीम ख़त्म होने के करीब है। जिससे इस आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा चीचक एक वाहिद अभी तक बीमारी है जिसका जरसूमा पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, और अब कोई शख्स जो है वो चीचक के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकता क्योंकि उसका जरासीम ख़त्म हो गया। तो पोलियो भी ऐसी बीमारी है जिसका जरासीम ख़त्म किया जा सकता है।
उसके लिए अब ज़रूरी है कि ये मुहिम बार बार चलाई जाए और इस जरासीम की जो सर्कुलेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा मुहिम बार बार चलाई जाए, ये मुहिम बार बार चलती भी है। हम देखते हैं कि अगर किसी पिछली मुहिम में गैप रह जाए या टारगेट पूरा नहीं हो सका तो दोबारा से मुहिम चला दी जाती है। अब पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि बच्चों को क्या बार बार कतरे पिलाने, अगर 2 माह पहले मुहिम चली है या 1 माह पहले, ये नुकसानदेह तो नहीं है अगर आप इसको बार बार? जी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर बार बार नहीं पिलाएंगे तो अगर किसी बच्चे में ज़रा सी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी रह गई तो चूँकि बाकी बच्चों ने वो कतरे पी लिए होंगे, तो जैसे हम जरासीम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जरासीम अपनी भी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। उसने कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए जगह ढूंढनी है। वो उन बच्चों को फिर हमलावर करेगा जिनमें ज़रा सी भी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर बार हर बच्चा जो है वो 2 कतरे पिए ताकि उसका जो इम्यूनिटी लेवल है बूस्ट अप हो जाए और वह जरासीम अगर उसके पास आए तो वो उसमें ठहर ना सके और उसको नुकसान ना पहुंचा सके और उसके जिस्म से खारिज हो जाए। सही। डॉक्टर साहब बताइएगा कि वैक्सीनेशन, ये जो 2 कतरे बच्चों को पिलाया जाता है, ये कितने मौसर हैं और फिर इसमें इंजेक्शन की फॉर्म में भी जैसे कि आपने जिक्र किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों पोलियो से बचाव के, बेसिकली पोलियो के जरसूमे को ही कमज़ोर करके वैक्सीन बनाई जाती है। जितना भी वैक्सीनेशन का एक मैकेनिज़्म है वो यही है, जिन बीमारियों के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन बनी है वो उसी बीमारी के जरासीम को लेके या तो उसको ज़रा कमज़ोर कर दिया जाता है या नी मुर्दा कर दिया जाता है। तो जो इंजेक्शन है वो हम उसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV। उसमें वो जरासीम जो है वो इनएक्टिव है, जबकि पोलियो जो है एक लाइव वैक्सीन है, इसमें ज़रा नी मुर्दा जो है वो जरासीम है। तो OPV जो है वो मुंह के रास्ते दी जाती है और जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है। लेकिन काम दोनों एक ही तरीके से करते हैं। जब ये वायरस का कमज़ोर जरासीम जिस्म में दाखिल होगा तो उन जिस्म के जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है वो उसको रिकग्नाइज़ करके उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देगा, ताकि आइंदा अगर एक्चुअल जरासीम भी उस सामने आए तो वो चूँकि उसके अल्लाह का ये निज़ाम है कि वो सेल्स जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा दुश्मन आ गया, ऑलरेडी एक फोर्स बन चुकी होती है और वो उसको नुकसान पहुंचाए बगैर उसके जिस्म से खारिज हो सकती है। सही। उम्र भर की माजूरी खुदा न खास्ता अगर पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो ऐसे बच्चों को हो जाती है। क्या वाकई इसका कोई इलाज नहीं है? जी इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये जो जरसूमा है ये अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें ये असर करता है और इसमें खुदा न खासा एक बाजू, दोनों बाजू, एक टांग या दोनों टांग या चारों लिम्स जो हैं वो मफलूज हो सकते हैं। और जब एक दफ़ा ये अपना मुकम्मल फालज हो जाए तो फिर कोई ऐसी अभी तक दवाई या मेडिसिन नहीं है या कोई तरीका इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ जिससे दोबारा ये वो बहाल किया जा सके। तो वो बच्चा जो है उम्र भर की माजूरी और एक पूरे ख़ानदान के लिए आपको पता है वो कितना बड़ा एक चैलेंज और कितना बड़ा उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी के लिए। तो उसका इंतहाई जो आसान हल है उसे बचने का ये है कि बर वक्त उसको पोलियो के 2 कतरे जो हैं पिलाए जाएँ, रूटीन में पिलाए जाएँ और हर कैंपेन को। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग बड़े कंसर्न होते हैं इस मामले को लेकर के, पता नहीं एक डोर टू डोर मुहिम में या फिर जो आपने कैंप्स लगाए होते हैं वहाँ पर आपकी वैक्सीनेशन मौसर मौजूद होगी भी या नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों को? जी ये चूँकि अब हम इस फेज़ में हैं इरेडिकेशन के, तो ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि इसकी क्वालिटी जो है इस पूरी मुहिम की उसको बड़ी अच्छी तरीके से सुपरवाइज़ किया जाता है। वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है उसको मौसर टेम्परेचर में रखना, वो जो कारकुन हैं जिन्होंने ये वैक्सीन पिलानी है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग, बड़ी मुनज़्ज़म ट्रेनिंग्स होती हैं और इसको इंतहाई ग्रास रूट लेवल से लेकर विफाकी लेवल तक इसकी एक बड़ी मॉनिटरिंग होती है। यानी कि हर 4-5 टीमों के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है जिसको हम एरिया इंचार्ज कहते हैं, उसके ऊपर फिर एक यूनियन काउंसिल लेवल का सुपरवाइज़र होता है, फिर तहसील लेवल के सुपरवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सुपरवाइज़र, और ना सिर्फ गवर्नमेंट के बल्कि हमारे जो पार्टनर्स हैं WHO है, यूनिसेफ है या गेट्स फाउंडेशन है, आलमी इदारे हैं बाकी जो इसमें हमारे पार्टनर हैं, उनके नुमाइंदे भी फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि वैक्सीन की क्वालिटी जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि अपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन पिलाएं, जो टीम्स आ रही हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है जो टीम्स हैं उनको कम से कम जो सेफ्टी जो SOPs हैं वो फॉलो करें? जी बिल्कुल, हम ट्रेनिंग में भी उनको इसकी खुसूसी ट्रेनिंग दी जाती है और साथ उनको जो पर्सनल प्रोटेक्शन के जैसे मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, ये तमाम टीमों के पास मौजूद होते हैं और उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ना सिर्फ खुद
बल्कि जिन बच्चों के साथ या जिन माओं के साथ उनका इंटरेक्शन है उनको भी SOPs को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमें ये चैलेंज है कि दोनों वबाएँ जो हैं, ये कोविड तो एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये चूँकि बीमारी इस ख़त्े में रह गई है, इसको एरेडिकेट करना भी ज़रूरी है। और कोविड की वजह से आपको याद हो कि पिछले 2 सालों में कुछ केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए थे क्योंकि कंपेन्स नहीं हो सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले 2021 से फिर बाकायदा कंपेन शुरू हुई और 2021 में हमारा कोई केस जो है अभी 1 साल हो गया है, पंजाब में कोई केस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी आखिरी केस जो है लास्ट जनवरी में हुआ था बलोचिस्तान में। तो अगर ये कंपेन इसी तरह चलती नहीं है तो इंशाल्लाह अगर 3 साल तक कोई केस ना रहा इंशाल्लाह तो जी वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन इसमें लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जी मैसेज यही है कि जब भी पोलियो की टीमें वो गर्मी, सर्दी, बारिश, धुंध हर मौसम में जब जाती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं, तो उनका जो मकसद वो यही है कि 5 साल तक के कम उम्र जो जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो कतरे पिलाएँ, 2 कतरे हर बच्चा हर बार, ये हमारा पैगाम है। और इस पैगाम को आपके तवस्सुत से हम तमाम वालिदैन तक पहुँचाएँगे कि वो पोलियो टीमों से तावन करें और अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनके मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पोलियो को इस मुल्क से उसका ख़ात्मे के लिए हुकूमत के साथ तावन करें। बिल्कुल जी, और हुकूमत के साथ अगर आप ताउन करेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पोलियो का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट्स में सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हसनैन की तरफ चलेंगे, वो हमें सब्जियों के रेट बताएंगे। ओवर टू यू हसनैन। जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है और जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं उनकी कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम हैं। आलू कच्चा नया दर्जा अव्वल जो है जी वो कीमत मुस्तहकम है, 30 से 33 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो प्याज है दर्जा अव्वल कीमत मुस्तहकम है, उसकी 24 से 27 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की बात की जाए दर्जा अव्वल जो है जी 5 रुपए इजाफा हुआ है और वो 55 से 60 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर लहसुन चाइना की बात की जाए तो 10 रुपए इजाफा हुआ है, 290 से 300 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। धनिया जो है जी कीमत मुस्तहकम है, 50 से 52 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जो अदरक चाइना है उसकी कीमत मुस्तहकम है, 245 से 250 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी कीमत मुस्तहकम है, 60 से 62 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो मेथी है कीमत मुस्तहकम है, 35 से 37 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन 2 रुपए इजाफा के बाद 50 से 52 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी फूल गोभी की कीमतें मुस्तहकम है, 35 से 37 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शलजम की कीमतें भी मुस्तहकम है, वो 35 से 37 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए जी सब्ज़ मिर्च दर्जा अव्वल की तो 5 रुपए इजाफा के बाद 114 से लेकर 119 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है आम मार्केट में। अगर बात की जाए जी टिंडियाँ की तो जो टिंडियाँ हैं फार्मी उनकी कीमतें मुस्तहकम हैं और वो 50 से 55 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। अगर बात की जाए जी लीमू की तो जो लीमू की कीमतें हैं वो भी मुस्तहकम हैं और वो 45 से 50 रुपए फ़ी किलो के दौरान फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की तो उनमें मटर की जो कीमत है जी कीमत उसमें 10 रुपए कमी हुई है, 90 से 95 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बात की जाए मूली की 33 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो पालक है वो 30 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गाजर चाइना जो है जी 80 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो करेला है उसकी कीमत 145 रुपए बताई जा रही है, जबकि जो साग है जी वो 30 से 32 और 35 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें बताया कि सब्जियों की कीमतें क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं। मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले बीफ पर के जी 600 रुपये में मिलेगा आपको और बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 785 रुपये किलो में। मटन के रेट हैं 1580 और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1700 रुपये किलो। इसके बाद चिकन के रेट में आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 166 रुपये किलो में आपको मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 241 यानी 241 रुपये किलो।
अब एग रेट शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 157 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपए की बचत होगी और आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे 155 रुपए दर्जन में। और इसके बाद जी 156 रुपए दर्जन में गोदमे पे अंडे जो हैं वो आप खरीदारी कर सकते हैं। रेट लिस्ट हमारी मुकम्मल होगी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अब सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकेंगे। निशात लीलन ब्रांड है। अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 40% ऑफ है। फायर पर अप टू 50% ऑफ। एथनिक पे अगर आप जाएंगे फ्लैट 50% ऑफ है। डाइनर्स पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर फ्लैट 30% ऑफ है। तो ये ब्रांड्स हैं जहां पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। तो ज़रूरी है अगर आप लोगों ने जाके ही शॉपिंग करनी है तो आप लोगों को SOPs का ख्याल ज़रूर रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग करके भी जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी यहाँ पर तमाम जगहों पर मौजूद है। आप बढ़ते हैं जी अगले सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या है आपको दिखा देते हैं। तो ये तमाम सेगमेंट मुकम्मल हो गए। सिर्फ और सिर्फ रह गया जी मौसम की सूरत हाल। तो बाहर का मौसम कैसे है जान लेते हैं टुडेज वेदर में। सादिया हमें अपडेट करेंगी मौसम अभी कैसा है और आज दिन भर कैसा रहने वाला है। जी सादिया, ओवर टू यू। शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो बहुत दिनों बाद आज सूरज का मुखड़ा देखा है और सूरज की तपिश से बहुत अच्छा खुशगवार एहसास हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले हफ्ते बारिशें रही, बादल छाए रहे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी देखने को मिली और सर्दी का सिलसिला भी बरकरार रहा। आज मतलब खुश्क रहेगा, खासकर दिन के औकात में सूरज की तपिश की वजह से दर्जा हरारत जो है वो 16 तक जाने का इम्कान है और कम से कम रात के औकात में 7 तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के जो आखिरी हफ्ता है खासकर ये खुश्क रहेगा। इसी तरह से सूरज आबोताब के साथ चमकेगा और लाहौर का मौसम भी कदरे बेहतर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी सुनाई जा रही है कि फरवरी के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ लाहौर का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनेगी और फिर एक दफा जो है कहा जा सकता है कि फरवरी का पहला हफ्ता जो है वो सर्द गुजरेगा। फिलहाल लाहौर का पारा 16 है, जबकि कम से कम 7 रहने का इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटे की हवा चल रही है और खासकर लाहौरिये जो हैं वो बारिश का मौसम एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बादल रहे, बारिश रहे तो उसके बाद सूरज को भी मिस करते हैं। तो आज हमने ये देखा है कि खासकर पार्क में तफरीह करने वालों का रश है, धूप में बैठने वालों का भी रश है और खासकर शहरी इस मौसम को एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे, और धुंध के बाद बहुत सारे लाहौरिये इंतजार कर रहे थे कि कब धूप निकलेगी और वो धूप में बैठ सकेंगे। जी सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन
जाते जाते आपको खुसूसी तौर पर यह कहना है कि आप अपनी सजेशन हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर दीजिए। अगर आप में कोई टैलेंट है तो हमें अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए, हम इंशाल्लाह अपने शो में आपको भी इनवाइट करेंगे। साथ ही साथ हमें बताएं आप कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने शो में ऐड करनी चाहिए, तो आपके सजेशन ज़रूर हम शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।